उसने देखो उसमें जो नयापन है, उसकी आँखें, उसका चेहरा, उसका पेट, हाँ? तो इस तरह का काम हम पहली बार में ही कर रहे हैं, यही तो डरावना है। एक प्लास्टिक सर्जन, उसकी खूबसूरत पत्नी और एक सर्जरी जो जानलेवा साबित होती है। मुझे लगता है एक प्लास्टिक सर्जन अपनी पत्नी पर एक प्रक्रिया कर रहा था, फिर बताया गया उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि सच में ऐसा हुआ। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं और इस सब के केंद्र में मौजूद डॉक्टर, जो उसका पति भी है, अपनी पत्नी की मौत की असली वजह को चुनौती दे रहा है। मैं इसे विस्तार से समझाऊंगी और बताऊंगी कि ये मामला अभी खत्म होने से बहुत दूर है। मैं एंजेनेट लेवी हूं और ये है लॉ एंड क्राइम। इस दुखद मामले से पहले मैं आपको अपसाइड ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे मैं इस्तेमाल करती हूँ और पसंद करती हूँ। ये आपको कैरी आउट, पेट्रोल और किराने जैसी रोजमर्रा की खरीद पर कैशबैक देगा। अपसाइड ऐसे काम करता है। फ्री ऐप डाउनलोड करें, लोकेशन पर ऑफर क्लेम करें और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। उस खरीदारी को वेरीफाई करें और बस इतना करते ही आप देखेंगे कि आपको कैशबैक मिल गया है। तो मान लीजिए एक रात मुझे पिज्जा चाहिए। मैं अपसाइड ऑफर सर्च करूंगी। खर्च के बाद ऐप में पैसे आकर मैं उन्हें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ। अपसाइड के नियमित यूजर्स को औसतन सालाना $254 वापस मिलते हैं, जो कमाल है। कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करें, स्क्रीन पर दिखा QR कोड स्कैन करें या प्रोमो कोड क्राइम फिक्स इस्तेमाल करें, ताकि पहली बार टंकी भरवाने पर हर गैलन पर 25 सेंट अतिरिक्त पाएं। हिलरी ब्राउन 2 बेटियों और 1 बेटे की मां थीं। वो एक प्लास्टिक सर्जन से विवाहित थीं और फ्लोरिडा के पैनहैंडल में सांता रोसा काउंटी के उनके सफल क्लिनिक में भी काम करती थीं। नवंबर 2023 में हिलरी ब्राउन की जिंदगी अचानक और चौंकाने वाले तरीके से खत्म हो गई। कुछ ही दिन बाद जब जांचकर्ताओं ने कहा कि उनके पति डॉक्टर बेन ब्राउन ऑफिस में उन पर प्रक्रिया कर रहे थे और सब कुछ गलत हो गया। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ब्राउन को हिलरी की मौत में आपराधिक लापरवाही से गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बेन ब्राउन का मुकदमा अगस्त में शुरू होगा, लेकिन वो और उनके वकील मेडिकल एग्जामिनर के इस निष्कर्ष का विरोध कर रहे हैं कि हिलरी की मौत का असली कारण क्या था। मेडिकल एग्जामिनर के अनुसार हिलरी की मौत लिडोकेन विषाक्तता से हुई थी। लाइडोकेन एक दवा है जिसका इस्तेमाल प्रक्रियाओं के दौरान लोगों को सुन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन ब्राउन और उनके वकील कहते हैं कि बात इतनी आसान नहीं है। असल में उनका कहना है कि ME उस निष्कर्ष पर पहुंचने के योग्य नहीं है। मैं इन सब पर विस्तार से बाद में बात करूंगी जब फ्लोरिडा के बचाव पक्ष के वकील टिम जॉनसन मेरे साथ होंगे। डिफेंस के दावे दिलचस्प और चिंताजनक हैं, लेकिन सबसे पहले चलिए शुरुआत में वापस चलते हैं। ये 21 नवंबर 2023 की बात है जब सांता रोसा काउंटी में 911 पर कॉल आई थी। Tanner, is the 911 calling fire? I have emergency. यहाँ इमरजेंसी है। ठीक है, आपको किसकी जरूरत है? पुलिस, फायर या एम्बुलेंस? एम्बुलेंस, हमारे पास एक अस्थिर हालत वाला मरीज है। ठीक है, मुझे पता बताइए। हेलो मैडम, आपका पता क्या है? क्या आप अभी मरीज के साथ हैं? हाँ। ठीक है, हमारी मदद रास्ते में है। ठीक ठीक, क्या हुआ था? उनकी सर्जरी हो रही थी। ये एक प्लास्टिक सर्जरी ऑफिस है और उनकी हालत अस्थिर है। उन्हें दौरे पड़ रहे हैं। मुझे लगता है। ठीक है। और उन पर किस तरह की प्रक्रिया की जा रही थी? कुछ कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं थीं। ठीक है, क्या आप बता सकती हैं वे क्या थे? पेट की लिपोसक्शन, फैट ट्रांसफर, अलग अलग चीजें मुझे अभी तुरंत याद नहीं है। ठीक है स्वीटी, हमारी मदद रास्ते में है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम आ रही है। ठीक है। अगर आप बस ये सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने AED मरीज पर लगा दिया है और उसे इस्तेमाल के लिए तैयार रखा है और उन्हें छाती पर दबाव देना जारी रखने के लिए कहें। ठीक है? ठीक है, अगर कुछ भी बदलता है तो हमें फिर से कॉल करें। मदद रास्ते में है। धन्यवाद, अलविदा। पैरामेडिक्स हिलरी ब्राउन के इलाज के लिए आए। ये तीसरा छोटा सा हिस्सा है और तभी हमें इससे बेहतरीन टीवी फुटेज मिली। ये अच्छा है, उनकी नब्ज वापस आ गई। डिप्टीज ने ऑफिस स्टाफ से बात की। एक डिप्टी को अजीब लगता है और वो सुपरवाइजर को कॉल करता है। बस मैं आपको बता दूं, मेरा ख्याल है मुझे अब और कुछ करने की वजह नहीं दिख रही है।
लेकिन मूल रूप से हमें नवारे में एक डॉक्टर के ऑफिस से मेडिकल कॉल मिली थी, जहां मेरा ख्याल है कि एक प्लास्टिक सर्जन अपनी पत्नी की सर्जरी कर रहा था और फिर हमें बताया गया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया था। मुझे यकीन नहीं कि उन्हें सच में कार्डियक अरेस्ट हुआ था। लगता है सर्जरी के दौरान वहां और लोग भी थे। ऐसा लगता है कि उन्हें कई बार दौरे पड़े। मेरा मानना है कि वे कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वहां से जाने के बाद भी उनकी हालत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने अस्पताल ले गए और बाकी काम किए। और मैं कहूँगा कि अगर कमरे में सिर्फ वही दोनों होते तो मैं और ज़्यादा सोचता, लेकिन वहाँ कुछ नर्सें भी मौजूद थीं। अगर आपको सही लगे तो मैं उनसे डॉक्यूमेंट बनवा लूँगा। लांस से बात करें तो बस उसे बता दीजिए जब तक आपको ना लगे कि और कुछ किया जाना चाहिए। हम सुपरवाइजर की बात नहीं सुनते, पर डिप्टी चिंता जताता है। सही है, बस अजीब है कि ये डॉक्टर और उनकी पत्नी है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने कहा, वो प्रक्रिया के वक्त अकेले नहीं थे, वहाँ और लोग भी मदद कर रहे थे। मेरा मानना है कि सेवले बस सबके नाम लेकर जल्दी जानकारी जुटा लेगा, ताकि अगर कभी कुछ सामने आए, जैसे कोई कहे कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, तो हमारे पास जानकारी हो। अगर वहाँ सिर्फ डॉक्टर और उनकी पत्नी होते तो मैं सोचता कि हमें जांच करनी पड़ेगी। मुझे लगता है अगर वो मर जाती तो उसके न्याय के लिए हमें जांच ज़रूर करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सब सही हुआ है। लेकिन अगर कमरे में गवाह मौजूद थे तो मामला थोड़ा बदल जाता है। हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही है और इसमें कई हिस्से थे। उसने पहले भी ऐसी सर्जरी करवाई है और उसे बेहोश किया गया था, तो वो पूरी तरह से बेहोश थी। उन्होंने उसके पेट के निशान के साथ कुछ किया, फिर वो होश में आई और इधर उधर चलने लगी और फिर वो उसके चेहरे पर इंजेक्शन लगाने वाले थे और उसने चेहरे में जो डाला सब मिला दिया, जैसे फैक। मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन जब उन्होंने इंजेक्शन देना शुरू किया तो उन्होंने एक आंख के ऊपर और फिर दूसरी आंख के ऊपर किया और फिर उसे दौरे पड़ने लगे। ईएमएस के आने से पहले उसे लगभग 4 अच्छे खासे दौरे पड़े। हमें बताया गया कि उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। मैंने ईएमएस से पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि स्थिति ठीक नहीं थी। मैं ऐसा ही था। दिलचस्प है। मेडिक्स द्वारा हिलरी ब्राउन को अस्पताल ले जाने के बाद डिप्टी डॉक्टर ब्राउन के ऑफिस के स्टाफ से पूछताछ करते हैं। मैं वहाँ थी और हमने उसके पेट पे स्कार रिविजन पूरा कर लिया था। वो हो गया था? हाँ, वो हो गया था। वो बिल्कुल ठीक ठाक चल फिर रही थी। वो तो अपनी खुद की चर्बी भी मिला रही थी जहाँ भी उसे ट्रांसफर करना था। उसने उसके होठों में सुन्न करने वाली दवा, जो आमतौर पर लिडोकेन होती है, इंजेक्ट की। आईवी और सोडियम बाइकार्ब। उसने वहाँ इंजेक्शन लगाया, उसे सीधा इंजेक्शन दिया उसकी बाईं आंख में। और वो कुछ धुंधलापन होने की बात कर रही थी, लेकिन उसकी आंख सूजी हुई थी, तो जाहिर है कि वो देख नहीं सकती थी। दाईं आंख में इंजेक्शन लगाया और तभी थोड़ी देर बाद उसे दौरे पड़ने लगे, तो दाईं आंख में इंजेक्शन शुरू हुआ। ठीक, फिर क्या उससे कार्डियक अरेस्ट हुआ? उसे कुछ मिनट दौरे पड़े। क्या हुआ? फिर से दौरा पड़ा। हर दौरा शायद 3 से 4 मिनट तक चला। ठीक है। दिमाग नहीं फटा, लेकिन काफी करीब था। उससे क्या निकला? उसके पास शायद कुल मिला के 4 या 5 थे। ठीक है, इससे पहले कि कोई उसका इलाज शुरू कर पाता। हाँ, मेरा मतलब हम हर जगह ब्लड प्रेशर देख रहे थे। मेरा हार्ट रेट हमेशा अच्छा रहा। सब कुछ ऐसा ही था। ठीक है, प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ असामान्य था? कुछ भी अलग या अजीब? सब कुछ सामान्य था। हिलरी ब्राउन की 7 दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई और उनकी मौत की जांच जारी रही। 2024 में डॉक्टर बेन ब्राउन पर आपराधिक लापरवाही से गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया। जासूसों ने वारंट में लिखा कि कर्मचारी ने बताया उसने घटना से कुछ दिन पहले ही व्यवसाय में काम शुरू किया था। उसने बताया ऑफिस में लापरवाही थी, जिससे हिलरी को कार्डियक अरेस्ट हुआ। सर्जरी से पहले पीड़िता ने कई गोलियां ली थीं।
उसे ये नहीं पता था वे गोलियां कौन सी थीं। उसने बताया कि पीड़िता ने खुद आईवी बैग्स तैयार की जिनमें डाइल्यूटेड जाइलेकिन होना था, जो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। सर्जरी के दौरान आईवी बैग्स खत्म हो गए, तभी ब्राउन ने 2 कंटेनरों की सामग्री एक कटोरे में उंडेल दी। उसने उन्हें बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया और उसकी बाहों में इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया और बाद में उसके चेहरे में भी। जब उसने ऐसा किया तो हिलरी ने कहना शुरू किया कि उसकी नजर धुंधली हो रही है। उसने कहा उसका चेहरा सूजा था, लेकिन ब्राउन रुके नहीं। उसे लगा ये ओवरडोज का संकेत है, तभी उसे झटके आने लगे। जांचकर्ताओं के अनुसार बेन ब्राउन ने 911 पर कॉल करने से पहले 10-15 मिनट इंतजार किया। मेडिकल एग्जामिनर द्वारा हिलरी ब्राउन की मौत लिडोकेन टॉक्सिसिटी से निर्धारित होने समेत अन्य कारणों ने अभियोजकों को आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया। अब ट्रायल शुरू होने से 3 महीने से कम समय पहले बेन ब्राउन और उनके वकील राज्य के बताए मौत के कारण को चुनौती दे रहे हैं और डॉबर्ट हियरिंग की मांग कर रहे हैं ताकि तय हो सके कि मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर डियाना ओलेस्की अपने निष्कर्षों पर गवाही देने के लिए योग्य हैं या नहीं। ब्राउन के वकील ने अपनी याचिका में लिखा, राज्य की प्रस्तुति के हिस्से के रूप में राज्य डॉक्टर ओलेस्की MD का उपयोग मृत्यु के कारण के बारे में गवाही देने के लिए करना चाहता है, जो कि पोस्टमार्टम जांच में लिडोकेन टॉक्सिसिटी के कारण जटिलताएं बताई गई हैं। डॉक्टर ओलेस्की को टॉक्सिकोलॉजी में प्रशिक्षण या विशेषज्ञता नहीं है। डॉक्टर ओलेस्की ने डिपोजिशन के दौरान स्पष्ट किया कि वो टॉक्सिकोलॉजिस्ट नहीं हैं। अब ये असामान्य नहीं है कि एक मेडिकल एग्जामिनर मृत्यु के कारण का निर्धारण करते समय एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट के निष्कर्षों पर निर्भर करता है, लेकिन ब्राउन के वकील को कुछ और बातें भी चिंतित कर रही थीं। इसके अलावा कई मौकों पर डॉक्टर ओलेस्की ने ये संकेत दिया कि लाइडोकेन के स्तर और उनके किसी व्यक्ति पर प्रभाव से संबंधित सवालों के जवाब उदाहरण के अनुसार एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट से पूछना बेहतर होगा, या ये बताया कि वो अपनी ट्रेनिंग के आधार पर टॉक्सिकोलॉजिस्ट नहीं हो सकती। ये स्पष्ट है कि डॉक्टर ओलेस्की के पास ये राय देने की विशेषज्ञता नहीं है कि घटना के समय किसी व्यक्ति के सिस्टम में लाइडोकेन का स्तर घातक था या नहीं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक निष्कर्ष है जिसे जूरी को निर्धारित करना है, और किसी गैर विशेषज्ञ को गलत और अप्रमाणित गवाही देने की अनुमति देना डॉक्टर ब्राउन के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। और सुनिए, ब्राउन के वकील, प्रसिद्ध आपराधिक रक्षा वकील मार्क ओमारा ने यह बताया कि क्या लिडोकेन विषाक्तता वास्तव में हिलरी ब्राउन की मृत्यु का कारण बनी या नहीं, इस पर भी सवाल हैं। ओमारा फ्लोरिडा स्वास्थ्य विभाग की उस सुनवाई का जिक्र करते हैं जहां डॉक्टर ब्राउन के खिलाफ दंड पर विचार हुआ। ओमारा लिखते हैं, उस मामले में स्वास्थ्य विभाग बनाम बेंजामिन ब्राउन सुनवाई अधिकारी ने पाया कि उद्धरण डॉक्टर डियाना ओलेस्की MD एक मेडिकल एग्जामिनर ने 1 दिसंबर 2023 को HB का पोस्टमार्टम किया। विभाग ने स्वीकार किया कि उनके मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें उन्होंने अन्य संभावनाओं को खारिज करने वाली पद्धति अपनाई, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु का कारण लिडोकेन विषाक्तता से संबंधित जटिलताएं थीं, क्योंकि ये संभावित कारणों की सूची में सबसे ऊपर था। सुनवाई अधिकारी ने पाया कि प्रतिवादी के विशेषज्ञ डॉक्टर बोरगर्ट ने विश्वसनीय रूप से निष्कर्ष निकाला कि लिडोकेन HP लक्षणों या मृत्यु का कारण नहीं था। ये मुख्य निष्कर्ष है कि सुनवाई अधिकारी ने विस्तृत गवाही के बाद पाया कि डॉक्टर ओलेस्की के मेडिकल निष्कर्ष सही नहीं थे। ये बड़ी बात है। फ्लोरिडा राज्य ने डॉक्टर ब्राउन का मेडिकल लाइसेंस 1 साल के लिए निलंबित कर दिया, आंशिक रूप से इसलिए कि हिलरी को ऑफिस में जटिलताएं होने पर उन्होंने तुरंत 911 पर फोन नहीं किया। तो ये नई जानकारी डॉक्टर ब्राउन के आपराधिक मामले को कैसे प्रभावित करेगी? तो इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा किए जा रहे दावों को वास्तव में समझने और विस्तार से जानने के लिए मैं टिम जॉनसन को बुलाना चाहती हूँ। वो फ्लोरिडा के पैनहैंडल में आपराधिक रक्षा वकील हैं और इस मामले से जुड़े नहीं हैं। टिम, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, मैं सराहना करती हूँ। यहाँ आकर खुशी हुई एंजेनेट। मुझे नहीं पता कि डॉबर्ट सुनवाई के लिए याचिका पढ़ते समय आप भी मेरी तरह हैरान हुए या नहीं, लेकिन बचाव पक्ष ने कुछ बहुत दिलचस्प दावे किए हैं। सबसे पहले मैं डॉबर्ट सुनवाई से शुरू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसमें गहराई से जाएं, क्योंकि एक पत्रकार और आम इंसान के तौर पर मुझे पता है कि ये क्या है, लेकिन विशेषज्ञों को गवाही देने के लिए एक विशेष मानक पूरा करना होता है। कृपया इसके बारे में बताइए। देखिए, डॉबर्ट तब होता है जब आप किसी विशेषज्ञ या किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिसके पास विशेष कौशल होते हैं। जरूरी नहीं कि वो कोई विशेषज्ञ ही हो।
आप कुछ चीजों में विशेषज्ञ हो सकते हैं, जैसे कि आग्नेयास्त्र। अगर आपके पास खास ट्रेनिंग और अनुभव है तो आप लोगों का पता लगाने में भी विशेषज्ञ हो सकते हैं। लेकिन किसी डॉक्टर को लाने के लिए और किसी गवाह को विशेषज्ञ के रूप में गवाही देने के लिए उसके पास कुछ खास शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण होना चाहिए और उसके काम की सहकर्मी समीक्षा हुई होनी चाहिए। यह अनुमान पर नहीं हो सकता, सहकर्मी समीक्षा जरूरी है। और इसलिए ये एक बहुत ऊंचा मानक है, क्योंकि तब आप जूरी से कह रहे हैं कि आप इस व्यक्ति को विशेषज्ञ मान सकते हैं और ये व्यक्ति अदालत में अपनी राय दे सकता है। अदालत में कोई अपनी राय नहीं दे सकता, सिर्फ तथ्य या जो उसने देखा हो वही बता सकता है। राय दे तो उस पर आपत्ति होगी। विशेषज्ञ को राय देने की अनुमति है। तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के पास सही कौशल और योग्यता हो ताकि वो राय दे सके, खासकर जो राय वह दे रहा है। मेडिकल एग्जामिनर कई विषयों पर राय दे सकता है, लेकिन यदि वह उसकी विशेषज्ञता में नहीं है तो राय नहीं दे सकता। और यही इस मामले में हो रहा है। हमारे पास एक मेडिकल एग्जामिनर है जो टॉक्सिकोलॉजिस्ट नहीं है। और जब आपके पास एक मर्डर केस होता है तो सबसे पहली चीज जो राज्य को साबित करनी होती है वो है मौत। मौत का कारण क्या था? और अब आपके पास एक मेडिकल रिपोर्ट है और एक मेडिकल एग्जामिनर है जो मौत के कारण का अंदाजा लगा रहा है। तो ये दिलचस्प है। यहाँ जो दिलचस्प है वो है डॉक्टर ओलेस्की। वो एक मेडिकल एग्जामिनर है। वो एक मेडिकल एग्जामिनर है। वो एक डॉक्टर है। जी हाँ, हालांकि ज्यादातर मेडिकल एग्जामिनर टॉक्सिकोलॉजिस्ट नहीं होते और ये काम आमतौर पर किसी और को दिया जाता है। सही। और वे खून लेते हैं या जो भी सैंपल हो उसे लेते हैं और फिर उसे जहरीले पदार्थों की जांच के लिए भेज देते हैं। मेरे अनुभव में ऐसे मामलों को कवर करने में 6 से 14 हफ्ते लग सकते हैं। जब आपको नतीजे मिल जाते हैं तो आप या मेडिकल एग्जामिनर मौत के कारण पर अंतिम निर्णय लेते हैं जब सारी जानकारी होती है। तो हमारे पास एक और समस्या है। यह व्यक्ति सिर्फ मरा नहीं था, यह व्यक्ति लगभग 1 हफ्ते तक अस्पताल में जिंदा था और बेसिकली ब्रेन डेड था। तो शरीर सिस्टम में जो भी था उसे सोख रहा था। तो आप सामान्य डेड बॉडी की तरह नहीं कर सकते थे, जहां शरीर उसे सोखता नहीं और जहरीले पदार्थों की जांच कोई और कर सकता था, क्योंकि टॉक्सिक स्तर शायद वही रहते। यह शरीर अभी भी जिंदा था। मुझे लगता है कि उसे कोई ट्यूब वगैरह लगी हुई थी। तो आपको उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। मुझे लगता है कि जब वो अस्पताल में थी तो अस्पताल ने टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बनाई थी और मुझे लगता है कि वहीं से वो रिपोर्ट आई थी। डॉक्टर ओलेस्की के पास एक पत्र आया जिसमें कहा गया था कि स्तर विषाक्त नहीं थे, लेकिन डॉक्टर ओलेस्की ने इसे नजरअंदाज कर दिया और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं इन चीजों को स्क्रीन पर दिखाऊं और दर्शकों को पढ़कर सुनाऊं, फिर हम इसे विस्तार से समझेंगे। आप जानती हैं, डॉक्टर ओलेस्की ने गवाही दी थी कि उनके पास विश्व विज्ञान में न तो कोई प्रशिक्षण है न ही विशेषज्ञता। उन्होंने कहा कि वो विश्व विज्ञानी नहीं हैं, लेकिन फिर भी लिडोकेन विषाक्तता को हिलरी ब्राउन की मृत्यु का कारण बताया। हालांकि बचाव पक्ष ने अपनी याचिका में, जिसमें इस डैबर्ट सुनवाई का अनुरोध किया गया है जो इस मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण है, लिखा है कि डॉक्टर ओलेस्की ने गवाही दी थी कि हालांकि उन्हें अक्टूबर 2025 में एक प्रसिद्ध विश्वविज्ञानी डॉक्टर क्रिस्टोफर बोर्गर से पत्राचार प्राप्त हुआ था और भले ही उस पत्र में डॉक्टर ओलेस्की द्वारा लिडोकेन विषाक्तता से संबंधित निष्कर्षों पर कई चिंताओं का उल्लेख किया गया था और उन चिंताओं का समर्थन चिकित्सा डेटा विज्ञान के संदर्भों से किया गया था, जिससे यह साबित होता है कि यह लिडोकेन विषाक्तता नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ओलेस्की ने गवाही दी थी कि वह उस पत्र से परिचित थीं, लेकिन उन्होंने उस पत्र को ज्यादा महत्व नहीं दिया। ये मुझे बहुत चिंताजनक लग रहा है, क्योंकि उनका काम है कि वे सभी उपलब्ध तथ्यों को देखें, हिलरी की मौत के आसपास की परिस्थितियों को देखें, मेडिकल सबूतों को देखें और फिर मौत के कारण का निर्धारण करें। मौत का कारण अभियोजक और पुलिस ये तय करने में इस्तेमाल करते हैं कि आपराधिक आरोप लगे या नहीं। तो जब आप पढ़ते हैं कि बचाव पक्ष ने ये लिखा टिम कि उसका रवैया कुछ ऐसा है, हाँ, मैं उस पत्र को ज्यादा महत्व नहीं देती, मैं उसे ज्यादा महत्व नहीं देती, या जो भी उसने कहा। ये कितनी चिंता की बात है। यह अभियोजन पक्ष की समस्या और बचाव पक्ष के लिए मौका है।
असल में आप कह रहे हैं कि मुझे तथ्यों और विज्ञान से परेशान मत करो, मैंने अपनी राय बना ली है। तो आपके पास विश्व विज्ञान विशेषज्ञ हैं जिन्होंने विश्व स्तर देखे और कहा यह विषैले स्तर नहीं है। उसे वह जानकारी मिली और कहा मैं विश्व विज्ञानी नहीं हूं और इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना फैसला कर लिया है। यही कारण है कि उसे मृत्यु के कारण पर गवाही देने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वह विशेषज्ञ नहीं है और उसने विरोधाभासी सबूतों को नजरअंदाज किया। तो या तो अदालत उसे मृत्यु का कारण बताने की अनुमति नहीं देगी या फिर शायद वे उस डॉक्टर को गवाही देने देंगे ताकि वह मृत्यु के कारण पर उसकी राय को चुनौती दे सके, क्योंकि यह एक समस्या है। यह कोई बहुत ऊंची कानूनी कसौटी नहीं है, क्योंकि उन पर दोषपूर्ण लापरवाही का आरोप है। आप जानते हैं, वे कह सकते हैं कि डॉक्टर का व्यवहार इतना खराब था कि उसी ने मौत का कारण बना दिया, और फिर भी आपको दोषी ठहराया जा सकता है ना? मदद ना करने से, उसे यह सब खुद करने देने से, उसे गोलियां लेने देने से, एनेस्थीसिया की खुराक का हिसाब ना रखने से जो उसने दिया। जब उसे श्वसन विफलता हुई या दौरा पड़ा और मेडिकल स्टाफ ने 911 पर कॉल करने को कहा, उसने कॉल नहीं किया। फिर वो चिल्ला रहा था, उसने क्या लिया, उसे पता होना चाहिए था, वो जिम्मेदार है। जब वो मरीज ऑपरेशन टेबल पर है तो उसे पता होना चाहिए और उसे नहीं था। वह शायद लापरवाही के कारण गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया जा सकता है, सिर्फ उसकी मौत से जुड़ी बाकी सभी परिस्थितियों के कारण। मेरा मतलब है, मैंने इंटरनेट पढ़ा है, मुझे लगता है मेडिकल एग्जामिनर का कहना कि मैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट नहीं हूं और इसे नजरअंदाज करना गलत है। उसे किसी को बुलाना चाहिए था, और अगर ये उसकी राय से टकराता है तो शायद उसे कहना चाहिए था मुझे मौत का कारण नहीं पता। इसे नकारना और टॉक्सिकोलॉजिस्ट की असहमति के बावजूद रिपोर्ट में शामिल करना परेशान करता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, ये डिफेंस के लिए सोने की खान है। और सच कहूं तो जब हम इन आपराधिक मामलों को देखते हैं तो जाहिर है कि राज्य पर ही सबूत पेश करने की जिम्मेदारी होती है, डिफेंस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और ये ऐसा मुद्दा है जिससे वे उछाल सकते हैं और उसकी ओर इशारा कर सकते हैं ताकि हिलरी की मौत की पूरी जांच पर संदेह की छाया डाल सकें, और वो अब भी उसकी मौत में लापरवाह हो सकता है। लेकिन जो बात चिंता की है वह ये है कि बचाव पक्ष कह रहा है कि स्वास्थ्य विभाग को तो ये भी नहीं लगता था कि लाइडोकैइन विषाक्तता उसकी मौत के कारणों में से एक थी। स्वास्थ्य विभाग ने उस बड़ी सुनवाई में, जिसमें यह तय होना था कि क्या डॉक्टर बेन ब्राउन का लाइसेंस छीन लिया जाए और उन पर दंड लगाया जाए, उन्होंने पाया कि वो लापरवाह थे और उन्हें तुरंत 911 पर कॉल करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें लाइडोकैइन विषाक्तता शामिल नहीं थी, और अगर मेडिकल बोर्ड, जिसमें सभी चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, इसे देखता है और कहता है हाँ, लाइडोकैइन विषाक्तता में हमारी खास रुचि नहीं है, हमें वो दिखता भी नहीं, आखिर फ्लोरिडा राज्य उस पर मुकदमे में कैसे भरोसा कर सकता है? खैर, ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को मुश्किल में डाल लिया है, क्योंकि स्वास्थ्य बोर्ड डॉक्टरों को बुलाता है और वे समीक्षा करते हैं, वे सहकर्मी समीक्षा करते हैं, वे चीजों को देखते हैं। वे चिकित्सकीय रूप से प्रशिक्षित थे और उन्हें लिडोकेन विषाक्तता नहीं मिली। रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं था। उनकी रिपोर्ट में यह था कि वो बाकी हर चीज में लापरवाह थे जो उन्होंने की। मुझे लगता है कि बचाव पक्ष उनमें से कुछ को अपने संभावित गवाह के रूप में बुला सकता है। अगर आप साबित कर दें कि मेडिकल एग्जामिनर ने मौत का कारण गलत बताया तो केस खत्म हो जाता है, क्योंकि जूरी सुनना चाहती है कि मौत बहुत ज्यादा लिडोकेन से हुई थी। अब जब आप कहेंगे कि इससे उसकी मौत नहीं हुई तो बचाव पक्ष को मौका मिल जाता है। यह एक दुखद दुर्घटना थी। ऐसा सर्जरी के समय अक्सर होता है। हमेशा मौत का खतरा रहता है। वो पत्नी से प्यार करता था और कोशिश भी की, पर उसे लगा कि वो संभाल सकता है, जबकि उसकी मंशा नहीं थी। अब आप उचित संदेह से परे की स्थिति में नहीं हैं। और यही बात यहाँ सबसे ज्यादा चिंता की है। मेरा मतलब है, राज्य के लिए आपके एक प्रमुख गवाह कह रहे हैं कि उसकी मौत लिडोकैइन विषाक्तता से हुई थी। इस याचिका में अन्य विशेषज्ञों के भी सबूत हैं जो कहते हैं कि उसकी मौत लिडोकैइन टॉक्सिसिटी से नहीं हुई। हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया के बाद उसकी मौत हुई थी, उसे दौरे पड़ने लगे थे।
मेडिकल बोर्ड और अभियोजकों के अनुसार वो तुरंत 911 पर कॉल नहीं करता, सोचता है कि सब संभाल सकता है और बचा सकता है। 1 हफ्ते बाद उसकी मौत हो जाती है। ये प्रक्रिया इसमें बड़ा हिस्सा है। हालांकि मेरा मतलब है यही इसका मुख्य हिस्सा है। आप एक विशेषज्ञ को गवाही के लिए बुला रहे हैं कि उसकी मौत लिडोकैन टॉक्सिसिटी से हुई थी, लेकिन बचाव पक्ष कह रहा है कि आप ये बात कह भी नहीं सकते। ये सब उलझा हुआ है। ये बहुत भयानक उलझन है और अब एक जज को फैसला लेना है, क्योंकि एक तो उनके पास एक मेडिकल एग्जामिनर है जो उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए योग्य नहीं है। वो खुद मानती हैं कि उन्हें इसमें कोई प्रशिक्षण नहीं है और ना ही कोई विशेषज्ञता है, और उनके पास इसे साबित करने के लिए कोई भौतिक सबूत भी नहीं है। सारी वैज्ञानिक सबूत इस दावे का खंडन करते हैं। मुझे लगता है कि अदालत शायद उन्हें मृत्यु के कारण के बारे में गवाही देने की अनुमति नहीं देगी। उन्हें गवाही देने दे पर मृत्यु का कारण ना बताए। मुझे नहीं पता मेडिकल एग्जामिनर किस पर गवाही देंगे। लेकिन टिम, आप जानते हैं ये मेडिकल एग्जामिनर हमेशा मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए टॉक्सिकोलॉजी पर निर्भर रहते हैं। तो अगर हम इसमें से लिडोकेन टॉक्सिसिटी को हटा दें, मेरा मतलब है आप और मैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मैं सोच रही हूं फिर उनकी मृत्यु का कारण क्या है? वो ठीक है, मुझे लगता है जब मैंने पढ़ा था उन्होंने इसे रूल आउट मेथड कहा था। उन्होंने बाकी सारी संभावनाओं को बाहर कर दिया। उन्हें उसकी मौत का कोई और कारण नहीं मिला, तो उनके पास मौत का लिडोकेन टॉक्सिसिटी के अलावा कोई कारण नहीं था जो वहां है ही नहीं। इसका मतलब है कि वो जूरी की मदद नहीं कर रही और पीयर रिव्यू की कसौटी पर भी यह खरा नहीं उतरता। उनके पास इसकी विशेषज्ञता नहीं है, तो अदालत तय कर सकती है कि वे मौत के कारण पर गवाही नहीं देंगी। इससे राज्य के केस पर क्या असर होगा? क्या जब उनके पास मौत का कारण ही नहीं होगा तब वे उसे कोई पेशकश करेंगे? मुझे लगता है सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। इस डॉबरो जज के फैसले और डॉबर्ट सुनवाई। डिफेंस में बेन ब्राउन का प्रतिनिधित्व मार्को मेरा कर रहे हैं, जो बेहतरीन डिफेंस अटॉर्नी हैं। वे अपने खुद के विशेषज्ञ लाएंगे जो कहेंगे नहीं, हिलरी की मौत ऐसे नहीं हुई थी, और वे अपनी राय देंगे और बताएंगे कि उसकी मौत कैसे हुई और क्यों हुई। अगर जज उन्हें मौत के कारण की गवाही नहीं देने देते तो वे कह सकते हैं कि यह स्वीकार्यता नहीं बल्कि महत्व का सवाल है। आप गवाह बुला सकते हैं, जूरी फैसला करेगी। मुझे लगता है राज्य आगे बढ़ेगा। पीड़िता के पिता को अपने पूर्व पति या पति के इस भगवान जैसे व्यवहार से नफरत है, और एक जूरी को तय करने दें कि उसके कार्यों के कारण, क्योंकि उन्हें जो मानक साबित करना है वह बस इतना है कि उसकी मौत हो गई और उनके पास वे तथ्य हैं। क्या उन्हें कहना होगा कि उसकी मौत लिडोकेन विषाक्तता से हुई, या क्या वे ये कहते हैं कि उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि वह इतना लापरवाह था? एक मेडिकल डॉक्टर की इतनी अधिक दोषपूर्ण लापरवाही थी कि उसी ने उसकी मौत का कारण बना दिया, और शायद वे फिर भी दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि बचाव पक्ष कहेगा, अरे ये तो एक सर्जरी थी, उसने सहमति दी थी, वो ये अक्सर करती थी, चीजें गलत हो गई, उसने मदद की कोशिश की, वो उससे प्यार करता था, ऐसा हो जाता है। और जूरी फैसला करेगी, लेकिन तथ्य अच्छे नहीं है। उसने जो किया, जो नहीं किया, उसे खुद अपना आईवी लगाने देना, उसे गोलियां लेने देना, और उसने उसे दवाइयां दी, वैलियम और एनेस्थीसिया, और डोज का ध्यान ना रखना। फिर दौरा पड़ने पर उसने तुरंत 911 पर कॉल नहीं की। यह आदमी खुद को भगवान जैसा मानता है, जैसे कई प्लास्टिक सर्जन जो शरीर ठीक कर सुंदर बनाते हैं। मैं भी खुद को भगवान जैसा समझता हूं। मैंने कई लोगों को देखा है जो सोचते हैं कि वे गलत नहीं हो सकते, और इसलिए जूरी का चयन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वे मुकदमे की सुनवाई का स्थान बदलना चाहते हैं क्योंकि उनकी छवि खराब हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काम आएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें इसकी जरूरत है। मामला इतना बड़ा नहीं कि सुनवाई का स्थान बदलना पड़े। आप सैंटा रोसा काउंटी में 12 ऐसे जूरी सदस्य ढूंढ सकते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो ध्यान नहीं देते, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, उनके पास अखबार नहीं है, मैं टीवी नहीं देखता। सही है, मैं सहमत हूँ। हम इस पर नजर रखेंगे। टिम जैनसन, आपके अनुभव के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अनेट।
बेन ब्राउन अभी जमानत पर रिहा हैं। जैसा कि मैंने बताया, उनका ट्रायल अगस्त में तय है। उन्होंने जिस मैनस्लॉटर के आरोप का सामना किया है उसमें खुद को निर्दोष बताया है। हम इस पर नजर रखेंगे और आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है। और इसी के साथ लॉ एंड क्राइम के इस एपिसोड का समापन होता है। मैं अंजनात लेवी हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली बार यही मिलूंगी।